नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में हंगामा हो गया। फरार आरोपी श्रीकांत त्यागी और पीड़ित महिला का नाम पूछते हुए 15 से 20 लोग बीती रात 8 बजे सोसाइटी में घुस गए। सोसाइटी वालों ने आरोप लगाया कि ये श्रीकांत के गुंडे हैं और पीड़ित परिवार को धमकाने आए हैं। सोसाइटी में गुंडे घुसे हैं, ये खबर सुनकर सांसद महेश शर्मा भी वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। महेश शर्मा ने एसीएस अवनीश अवस्थी को फोन करके विरोध दर्ज कराया और कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि राज्य में हमारी सरकार है। एक मिनट रुकिए, गृह सचिव अवनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अवनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अवनीश अवस्थी जी, देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने फेज 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि पुलिस ने ओमेक सोसाइटी की सुरक्षा में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से अज्ञात लोग वहां घुस गए। सोसाइटी में गुंडों के घुसने की खबर पर नोएडा के विधायक, पुलिस कमिश्नर और डीएम भी वहां पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कमिश्नर ने कहा कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जो लोग जबरदस्ती घुसे थे, उनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए यूपी के बाहर भी टीमें भेज दी गयी है। फैमिली की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैंने गनर उनको उपलब्ध करा दिए हैं, जो पूरे समय उनके साथ रहेंगे। यहाँ की सोसाइटी के बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उसके बारे में कुछ प्रश्न थे और उस कंपनी के विरुद्ध उनको डीलिस्ट करने के लिए जॉइंट सीपी को मैंने बताया, वो कार्रवाई आगे करेंगे। जो उनके द्वारा जो सुरक्षा बरती जानी चाहिए थी वो नहीं की। और सोसाइटी के बाहर समूची सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके राउंड द क्लॉक यहाँ पर जो पहले से पुलिस बल था उसको और बढ़ाया जा रहा है। पहले एक सब इंस्पेक्टर 4 सिपाही यहाँ लगे हुए थे, उसको और बढ़ाकर एक यहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेड करके इस सोसाइटी में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध उनको चेक करके तभी अंदर आने दिया जाएगा। श्रीकांत त्यागी की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। डीएम सुहास अलवाई ने कहा कि उसकी संपत्ति का पता लगाने के लिए टीम गठित की गई है। श्रीकांत त्यागी का कारोबार क्या था, इसकी भी जांच की जा रही है। गैर कानूनी कार्य पाए जाने पर बुलडोजर भी चलेगा। डीएम ने नोएडा अथॉरिटी से कहा है कि वो श्रीकांत की प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालें। अक्यूज द्वारा कुछ अवैध अतिक्रमण भी किया गया है और नोएडा प्राधिकरण से वार्ता हुई है। नोएडा प्राधिकरण की टीम कल सुबह यहाँ रहेगी और अवैध अतिक्रमण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। साथ ही में जो भी अक्यूज की अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली है। उसके लिए तत्काल टीम गठित किया गया है, विभिन्न विभागीय टीम गठित किया गया है और उन टीम्स द्वारा उनकी जो अन्य व्यावसायिक गतिविधियां है उस पर भी जो कानूनी जांच करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा वो अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे। आज तक से बातचीत में राकेश सचान ने कहा कि कोर्ट में आर्म एक्ट का केस लगा था, जिसके लिए मैं कोर्ट गया था। वकील ने मुझे जिरह की तारीख देने की बात बताई तो मैं वहां से चला आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से किसी तरह का कागज लाने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में अगर ऐसी कोई फुटेज मिलती है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। मेरे को जानकारी नहीं आने के बाद क्या स्थिति बनी है, लेकिन वहाँ सीसीटीवी फुटेज से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रशासन जांच कर ले। सीसीटीवी फुटेज में अगर हम लोगों की फोटो आती है तो जो जुर्म होगा वो उसको मैं मानता हूँ। मैं खुद अपने आप उसमें दोष सिद्ध हो जाएगा मेरा। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 10 अगस्त को अदालत के सामने अपने पक्ष रखेंगे।
संजय निषाद ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो समाजवादी सरकार में हुए फर्जी मुकदमों के मामले में न्याय करेगी। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने उन पर करारा प्रहार किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरसीपी सिंह पार्टी की एबीसीडी भी नहीं जानते। जेडीयू डूबता नहीं, दौड़ता जहाज है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि अब जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। दरअसल आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा था कि इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। हमसे चिढ़ है तो हमसे निपटो, हमारे पास विकल्प खुले हैं। जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी टकराव बढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और चिराग पासवान मॉडल की तरह एक और मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं। 2020 में चिराग पासवान मॉडल इस्तेमाल किया गया था और अब दूसरा मॉडल तैयार किया जा रहा था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क है, कोई षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी समेत विरोधी पार्टियों ने अशोक गहलोत से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं जो शर्मनाक है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग ने जोर पकड़ा और इसके बाद कानून अमल में आया। ऐसे में दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है। विवाद के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बयान पर अड़े दिखे। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सच्चाई है, लेकिन बीजेपी उनके बयान को मुद्दा बना रही है। हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पे हो रहा है, ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगती बच्चियों में। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी अगर मेरे खिलाफ में, वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। घर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर घमासान थम नहीं रहा। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरएसएस के बहाने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। अधीर रंजन चौधरी ने आरएसएस के 52 साल तिरंगा न फहराने को लेकर सवाल किया। साथ ही ट्विटर पर लिखा कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी की नहीं सुनते हैं। महाराष्ट्र में इस हफ्ते कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे करीब 15 मंत्रियों को अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण गृह विभाग दिए जाने की संभावना है।
शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया, जिसे लेकर तमाम विपक्षी नेता हमलावर हैं। करनाल में महिला के पति को मारने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। कत्ल के मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने प्रेमिका के पति को बहाने से अपने घर बुलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला था, लेकिन भारतीय टीम मैच हार गई, जिसके बाद टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 161 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 152 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर ने 65 रनों की पारी खेली। कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार का दिन भारत के लिए शानदार रहा। संडे को भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल जीते। कुल 15 मेडल भारत के नाम रहे। टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में शरद कमल और श्रीजा अकुला ने स्वर्ण पदक दिलाया। बॉक्सिंग में निखत जरी ने गोल्ड मेडल दिलाया। मेंस ट्रिपल जंप में एल्दोस पॉल ने स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में अमित पंघाल और नीतू घंगास ने गोल्डन पंच लगाया। सिर्फ एक दिन में 5 गोल्ड मेडल के साथ भारत के कुल पदक संख्या बढ़कर अब 55 हो गई है। इनमें 18 स्वर्ण, 15 रजत और 22 कांस्य पदक हैं। मेडल टैली में भारत अब 5वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जारी है धमाकेदार प्रदर्शन। रविवार को भारत ने अलग अलग खेलों में पदक अपने नाम किए। बॉक्सिंग में नीतू घंगस, अमित पंघाल और निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप इवेंट में भारत ने डबल पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। रविवार को हुए ट्रिपल जंप के फाइनल में एडोल्फ पॉल ने गोल्ड मेडल जीता, तो अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक को अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही ट्रिपल जंप इवेंट में पहली बार भारत ने 2 पदक जीते। हॉकी में भी भारतीय महिला टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। रविवार को भारत ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारतीय हॉकी टीम का फाइनल मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हॉकी में भारत ने 2 बार सिल्वर मेडल जीता है और गोल्ड की तलाश में है। ये गोल्ड मेडल मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा।